देखिए आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 का तीसरा चैप्टर। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ज़बरदस्त भी है, मज़ा आ जाएगा आपको पढ़ के। ठीक है, हम बात करेंगे, आपके चैप्टर का नाम है अणु परमाणु। पिछले वीडियो में हम अणु के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम जानेंगे परमाणु के बारे में। परमाणु क्या होता है, कब इसकी खोज हुई, किसने किया, कैसे हम परमाणु को पहचानेंगे, कैसे परमाणु को मापा जाता है ना, कैसे इसकी प्रकृति होती है, कैसे इसकी प्रवृत्ति होती है, बहुत सारी चीज़ें। चलिए बात करते हैं परमाणु क्या होता है। मैंने लिखा है जैसा कि ईंट। आप कहेंगे कि परमाणु होता कैसा है, कैसे पहचानेंगे कि कौन सा परमाणु है। देखिए परमाणु क्या होता है, किसी भी पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण। कहने का मतलब है किसी भी वस्तु को आप छोटे छोटे मतलब एकदम छोटे छोटे टुकड़ों में कर डालेंगे तो एक लास्ट सिचुएशन आएगी, मतलब एक लास्ट स्थिति, अंतिम स्थिति आएगी जहां पे उसे तोड़ा नहीं जा सकता। समझ रहे कि नहीं समझ रहे। मतलब किसी भी चीज को, मैं चाक की बात कर रहा हूं, सपोज दैट इस चाक को हम बहुत बारीक करते हैं। मान लेते हैं हमारे यहाँ ना आटा, फिर मैदा का भी मैदा है कि नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा कर देंगे तो एक ऐसी स्थिति आएगी कि उसे पीसा नहीं जा सकता। वैसे ही हर पदार्थ की एक ऐसी अवस्था आती है, कोई भी पदार्थ है, कोई भी तत्व है, कोई भी वस्तु है, वो किससे मिलकर बनी हुई है, परमाणु से। बात करेंगे हम परमाणु होता क्या है, तो हम जब किसी भी पदार्थ को, किसी भी वस्तु को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटेंगे या डिवाइड करेंगे तो एक ऐसी सिचुएशन आएगी, एक ऐसी अवस्था आएगी जब उसे तोड़ा नहीं जा सके। उस स्थिति को या उस अवस्था को या उस वस्तु को या उस कण को हम क्या बोलेंगे, परमाणु बोलेंगे। परम अणु क्या होता है, जब यही परमाणु बहुत सारे एक साथ हो जाते हैं। कहने का मतलब है बहुत सारे छोटे छोटे परमाणु मिल जाते हैं तो क्या बनाते हैं, अणु बनाते हैं। अणु बड़ा होता है, परमाणु छोटा। तो आप कहेंगे किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण, परमाणु की परिभाषा, किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो अविभाज्य है, जिसे और आगे छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा नहीं जा सके। हालांकि इसके बाद, इसके पिछले वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था कि आगे चल के इसे 3 भागों में डिवाइड किया गया, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में। किसने किसकी खोज की, कैसे की, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं। तो हम बात कर रहे हैं परमाणु की। अब हम बात करेंगे कि परमाणु क्या है। देखिए परमाणु मतलब करोड़ों परमाणु को ना, आप इतने छोटे होते, इतने बारीक होते हैं परमाणु कि करोड़ों परमाणु को अगर एक साथ जुटाएंगे, मतलब एक जगह पे रखेंगे, तो आपका जो, आपके कॉपी का जो पेज होता है, एक पेज जितना पतला होता है उतना जाके केवल एक, मतलब करोड़ों परमाणु मिलके उतना मोटा बनेंगे। आप सोच रहे हैं मेरी बात, समझ रहे हैं कि नहीं। मतलब जितनी आप ऐसे खड़े चौड़ा वाला नहीं, ऐसे वाला, ऐसे आपका कॉपी का पेज होता है ना, ये वाला पोर्शन खड़ा वाला, करोड़ों परमाणु को मिलाने के बाद एक सीट बनेगी, मतलब एक साइड का एकदम पतला वाला जो वो वाला बनेगा। करोड़ों परमाणु मिलके केवल एक पतला वाला शेप बनाएंगे, एक पतला वाला आकार बनाएंगे। सोच लीजिए ये कितने छोटे होते, समझ गए। आगे बात करेंगे परमाणु की खोज कैसे हुई, परमाणु की खोज किसने किया। हालांकि आप जानते हैं, है ना, परमाणु के बारे में आप जानते हैं कि डाल्टन को बताया जाता है कि नहीं, डाल्टन को बताया जाता है, जोसेफ जैकब बर्जीलियस को बताया जाता है। हालांकि इनसे पहले भी कुछ भारतीय महर्षि थे जो साधु थे। जैसे जीरो की खोज कहाँ हुई थी, हमारे देश में हुई थी, किसने किया था, आर्यभट्ट ने किया था ना। वैसे ही हर चीज में भारतीय इन्वॉल्व थे, केवल उन्हें बताया नहीं गया कि इन्होंने किया था। आप सोचिए कि परमाणु को सबसे पहले किसने बताया था, महर्षि कणाद ने बताया था। सबसे पहले किसने बताया था, महर्षि कणाद ने। कब बताया था, आज से 800 ईसा पूर्व पहले, मतलब जब 800 ईसा पूर्व चल रहा था तब उन्होंने बताया था कि परमाणु क्या होता है, किसी पदार्थ का सूक्ष्मतम कण होता है जिसे क्या किया जाता है, जो अविभाज्य होता है, जिसे तोड़ा नहीं जा सके। बाद में डाल्टन ने इसी बात को कह दिया तो हम इस बात से एग्री कर गए कि हाँ डाल्टन ने बताया था। लेकिन इससे पहले किसने बताया था, महर्षि कणाद ने। नाम जरूर याद रखेंगे, महर्षि कणाद ने 800 ईसा पूर्व ही बता दिया था कि पृथ्वी पर जितनी भी वस्तुएं हैं उनका निर्माण किससे हुआ है, परमाणु से हुआ है। परमाणु किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण है जो आगे विभाजित नहीं किया जा सकता। अध्ययन कब किया गया,
500। परमाणु के बारे में पढ़ाई कब से चालू हुई? पढ़ा हमने कब से? 500 ईसा पूर्व से। और इन्होंने बताया कब था? 800, मतलब जब से हम पढ़ रहे हैं उससे 300 ईसा पूर्व पहले ही महर्षि कणाद ने बता दिया था। और उसकी पढ़ाई चालू कब हुई? 500 ईसा पूर्व पहले, मतलब 500 ईसा पूर्व, मतलब मान लेते हैं 5 दिन पहले पढ़ाई शुरू हुई, मान लेते हैं 5 दिन पहले बारिश शुरू हो रही है, ठीक है। और महर्षि कणाद ने 8 दिन पहले ही बता दिया था कि बारिश होने वाली है। समझ रहे हैं? तो हम किसका मान के चल रहे हैं? ये जो 5 दिन वाली बारिश हो रही है, अरे बारिश हो रही है, तो जो 5वें दिन बता दिया उसकी बात हम एग्री कर गए, लेकिन जिसने 8 दिन पहले बताया था हमने उसकी बात को नहीं माना। समझ रहे हैं? तो परमाणु को सबसे पहले किसने बताया था? तो महर्षि कणाद ने 800 ईसा पूर्व। पढ़ाई कब से चालू हुई? 500 ईसा पूर्व से, ठीक है। इसके बाद डाल्टन ने उन्हीं की बातों को आगे बताया, बढ़ाया। उन्होंने क्या बताया कि परमाणु, पृथ्वी पर जितनी भी वस्तुएं हैं, आपने जब कोशिका, जब आपने सेल पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा है शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। वैसे ही किसी भी वस्तु की रचनात्मक इकाई आपने पढ़ा है, उसकी परिभाषा कोशिका की, शरीर की सबसे छोटी क्रियात्मक एवं रचनात्मक इकाई को क्या बोलते थे? कोशिका बोलते थे, सेल बोला जाता था, बिल्कुल ना। तो क्रियात्मक मतलब शरीर में किसी भी क्रिया को कराने के लिए किसकी जरूरत थी? कोशिका की। रचनात्मक, शरीर को आकार, आपका शरीर किससे मिलके बना है? छोटी छोटी कोशिकाएं से, क्योंकि आपने पढ़ा है कोशिका, छोटी छोटी कोशिकाएं मिलके क्या बनाती हैं? ऊतक बनाती हैं। ऊतक मिलके ऊतक तंत्र मिलके क्या बनाता है? अंग, अंग मिलके अंग तंत्र मिलके शरीर का निर्माण करता है। तो शरीर की क्रियात्मक एवं रचनात्मक इकाई को हम सेल कहते थे, कोशिका कहते थे। ठीक वैसे ही केमिस्ट्री में परमाणु क्या होता है? किसी भी वस्तु की रचनात्मक इकाई, मतलब उसका आकार कैसा होगा वो कौन डिसाइड करता है? परमाणु। जितने, मतलब मान लेते हैं यही चाक कितना बड़ा होगा, जितने ज्यादा परमाणु होंगे उतना इसका आकार बड़ा होता जाएगा। इसको आकार हमने दिया है ना ऐसा गोल सा, ये तो हमने बर्तन में ढाल के इसे बनाया हुआ है। तो जितने परमाणु होंगे उसका आकार उतना विशाल होगा, जितने कम परमाणु उतना आकार छोटा होगा। और एकदम एक परमाणु तो एकदम नग्न आंखों से देखेंगे, एंगस्ट्राम में मापेंगे, किलो, लीटर, मीटर, सेंटीमीटर में नहीं माप सकते उसे। हम पढ़ेंगे इसके बारे में। तो पृथ्वी पर जितनी भी वस्तुएं हैं, सोच लीजिए, जितनी भी वस्तु आप देखते हैं अपने आसपास, आपका बैग है, आपका बेंच है, आपका पंखा, आपका घर, ठीक है, आपका जूता, चप्पल, थरिया, लोटा, कढ़ाई, भदेली, कमरा, भदेली, सब एकदम, सब किसका बना हुआ है? सब किसका बना हुआ? भाई देखिए, जो आप बर्तन की बात करेंगे, जो आपका बर्तन है वो लोहे से बना होगा, एल्युमिनियम से बना होगा, पीतल से बना होगा, तांबा से बना होगा, कौन चांदी का लिया होगा, कौन सोना खाता होगा। फर्क क्या? ये सभी क्या है? एलिमेंट हैं। ये सब क्या है? तत्व है। और किसी भी तत्व का सबसे सूक्ष्मतम भाग क्या होता है? परमाणु होता है। जो किसी भी चीज की बात करें वो किससे मिलकर बना हुआ है? पृथ्वी पर जितनी भी वस्तु है वो किससे मिलकर बनी हुई है? परमाणु से। भाई अब एक ईंट की बात करो तो ईंट को जब बनाया गया होगा तो बहुत छोटे छोटे, भाई धूल लाई गई हो, जिसको आप मिट्टी कहते हैं ना, मिट्टी को कुछ दिन के बाद अब भाई पीस देंगे तो धूल हो गई, कठोर है तो, है ना, बड़का बड़का ढेला है तो क्या है? मिट्टी है ना, ऐसे रगड़ देंगे तो धूल बन गई। बस फर्क वही है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? कहने का तरीका, पहले बाबूजी कहा जाता था, अब पापा आया, अब कुछ दिन, अब कुछ नया वाला ट्रेंड डैड चल रहा है कि नहीं? उसके बाद डायरेक्ट नाम है बाबू राम, यहाँ है कि नहीं? चलेगा इन फ्यूचर, क्योंकि भाई देखिए क्या है, ज़्यादा टेक्नोलॉजी भी गड़बड़ चीज़ है। देख लीजिए ना, नहीं संस्कार कर लीजिए। अब देखिए पैर छूने के संस्कार देख लीजिए। पहले साष्टांग दंडवत प्रणाम होता था, मतलब पूरा लोड़ जा बेटा, एकदम पूरा बढ़िया से लोड़ के पैर छू लो ना, मतलब झुक जाओ पूरा। फिर क्या हुआ? हल्का सा झुक के दोनों हाथ से पंजा, फिर एक हाथ से पंजा, है कि नहीं? फिर घुटना। अब घुटना वो तक नहीं जाते, तब तक रिश्तेदार जैसे झुके तो बस। अब कुछ देर में पापा नमस्ते, सर से डायरेक्ट करेंगे, डायरेक्ट छू के नमस्ते, है कि नहीं? हमारी ये वाली सर, और ये हाथ किसी के सामने तो जोड़ने में बड़ा अजीब लगता है ना, अब हाथ जोड़ना, नमस्ते नहीं कहते, है ना? ये आपके संस्कार है, यही तो हमारी संस्कृति। भारत संस्कृति दुनिया की सबसे पुरानी संस्कृति है। लॉकडाउन लगा था कोरोना वाले में, संस्कृति सबकी बढ़िया गई थी, धड़धड़ा के आई थी कि नहीं आई थी? नमस्ते भैया, वहीं भैया नमस्ते, दूर से रहते थे, कोई जाता था और भैया और बताओ क्या हाल है, ऐसा कभी रहे भैया दूर रहो, भैया नमस्ते। और वो अगर आ गया था तो पीछे जाते थे, है ना? तो वही चीज है। तो समझ लीजिए, पृथ्वी पर जितनी भी वस्तुएं हैं वो किससे मिलकर बनी हुई हैं? आप किसी भी वस्तु को देख रहे हैं, जिस भी वस्तु को आप देख रहे हैं वो किसी ना किसी तत्व से बनी होगी, किसी ना किसी तत्व से बनी होगी। अगर तत्व आया तो तत्व में क्या मिलेगा? परमाणु।
कोई भी तत्व, कोई भी पदार्थ, कोई भी वस्तु किससे बनी है? परमाणु से। उसका सूक्ष्मतम भाग क्या कहलाता है? परमाणु कहलाता है। तो पहला पॉइंट समझ में आ गया। परमाणु बहुत ही छोटे होते हैं। परमाणु इतने छोटे होते हैं कि उन्हें सेंटीमीटर, मीटर, माइक्रो में भी मापा नहीं जा सकता। समझ रहे हो ना? कोशिका को किस में माप लेते थे? माइक्रो में। लेकिन परमाणु को किस में मापा जाता है? एंगस्ट्रॉम। 10⁻⁻15 तक चला जाता है, मतलब वो फर्मी वाला। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? 10⁻15 माइनस में इतने छोटे होते हैं वो, मतलब नीचे चलते चले जाएंगे। मीटर का 10⁻15वां भाग, समझ रहे हो? उतना छोटा वो होता है। उसे किस में मापा जाता है? एंगस्ट्रॉम में मापा जाता है। कभी पूछ देगा कि परमाणु को हम किस में मापेंगे, तो एंगस्ट्रॉम में मापेंगे। याद रखेंगे, यहाँ जब मैंने आपको परमाणु वाला पढ़ाया था वीडियो, उसमें मैंने बताया था कि परमाणु को किस में मापा जाता है? 10⁻−10 वाले में, और नाभिक को किसके? 10⁻15 वाले में। तो उसको जब 10⁻10 होगा तो उसे क्या बोला जाएगा? एंगस्ट्रॉम बोला जाएगा। और जब 10⁻−15 हो जाएगी तो उसे क्या बोला जाता था? फर्मी बोला जाता था। इस वीडियो में मैंने आपको ये बताया हुआ था। ठीक है? फर्मी का मतलब क्या है? ये फर्मी मापने की एक इकाई है, एक तरीका है मापने का। अब एंगस्ट्रॉम, जैसे मान लेते हैं आलू आप किस में मापते हैं? 1 लीटर आलू दे दीजिए, ऐसे कहते हैं? नहीं ना। कपड़े वाले के पास क्या जाते हैं तो क्या कहते हैं? 2 किलो कपड़ा दे दीजिए, नहीं ना। क्या कहते हैं? हर चीज़ की मापने की अलग अलग इकाई, कपड़ा मीटर में, है ना। दूध वाले के पास क्या जाते हैं? हाँ, दूध वाला बहुत अच्छी चीज़ है, आजकल चल रहा है, ट्रेंड में चल रहा है। 2 किलो दूध दे दीजिए। बताइए, दूध को पढ़े लिखे लोग ऐसा वर्ड यूज करते हैं। पढ़े लिखे लोग 2 किलो, बताइए दूध को किलो में मापा जाता है कि लीटर में? जो लिक्विड चीज़ें होती हैं, जो तरल चीज़ें होती हैं, उन्हें लीटर में मापा जाता है। समझ रहे हैं? और 200 ग्राम का फ़र्क होता है लीटर और किलो में। कभी करके देखिए, कोशिश करके देखिए। किलो में जाते हैं, आधा लोग तो बड़े चालाक बनते हैं, किलो में किलो में लेके जाओ, 200 ग्राम कम है, बड़े शौक से लेके आते हैं, ठग दनो उसको। हाँ, तो तुम ठग दियो, ठग दिया है, तुम खुद चालाक हो। कहानी बता रहा हूँ। एक बार क्या हुआ, एक आदमी था ना, वो क्या घी बेचता था बनिया के पास। अब बनिया जानते हो दुनिया का सबसे चालाक बिरादरी, तो बेचता था। तो बनिया उसको शहद देता था, ये दूध देता था, वो शहद देता था। जितना दूध पहले, अभी जो मुद्रा, जब मैं आपको वो इकोनॉमिक पढ़ाऊंगा, मैं आपको बताऊंगा मुद्रा क्या चीज़ है। मुद्रा केवल एक माध्यम है और कुछ नहीं है। कुछ चोरा पचरा के रखोगे तो 500 की नोट, 500 की नोट को रखेंगे चोरा के। फिर बाद में नरेंद्र मोदी एक दिन ऐलान करेंगे, आज से भारत की जितनी 500 की, 1000 की नोटें हैं सब क्या होंगी? बंद। फिर लगेंगे दौड़ने, अरे मम्मी मोरा 15,000 यहाँ फंसा है, 15,000 यहाँ रखा था, यहाँ चोरा पचरा, कुल चोरा पचरा वाला कुल निकल जाता है। निकल जाता है कि नहीं? कुल काला धन निकलता है। तो पैसा केवल एक माध्यम है। अब ये क्या, पहले वस्तु विनिमय हुआ करता था, मतलब मेरे पास चावल है तो चावल ले लो, तुम्हारे पास गेहूं है तो गेहूं दे दे, है ना। मेरे पास भेली है, तुम्हारे पास गुड़ है तो ये लो गुड़, 2 भेली, है कि नहीं? मतलब क्या है, बस केवल वस्तु का विनिमय होता था। एक वस्तु दे के दूसरी वस्तु लिया जाता था। तो क्या कर रहे थे वो बनिया को क्या देता था? दूध देता था। बनिया से क्या लेता था? शहद लेता था, देता था, लेता था। ऐसे करते करते बनिया के दिमाग में एक दिन खुरापात आया कि काहे नहीं इसको मैं ठग दूं। समझ रहे हो? ठग दूं, है कि नहीं? ठग दूं। ठगने का मतलब क्या है? जब वो ठगने का मतलब क्या था भाई, कि अभी आएगा, अब मैं इसे बांध के रख दूंगा शहदिया, ये आएगा ले जाएगा अपना, ठगा जाएगा, फंसा दूंगा। तो भाई वो होता ना, बहुत चालाकी कभी कभार खतरनाक होती है। तो इधर से वो क्या किया कि वो बनिया जो था वो शहद को तौल के रख दिया। और ये जो यादव जी थे, भाई दूध का हक तो यादव जी के पास ज़्यादा है, टेंडर इन्हों को मिलता है। ये दूध लेके पहुँचे, धड़ाकते पहुँचे, कहे भैया दीजिए, तो उन्होंने दिया, इन्होंने दिया, चले आए। तो वो जो बनिया देखा, कहा कि तौलूँ, तो देखा दूध कम है कि नहीं? तो कहा दूध हवा कम है, तो थोड़ा मैं इधर शहदिया कम किया, इधर दूध हवा कैसे कम हो गया? तो फिर अगले दिन फिर वो लेके आया। तो कहा कि तुम बहुत ख़राब आदमी हो यार, तुम तो दूध कम दे के जाते हो। तो कहा दूध एकदम कम हो ही नहीं सकता, आपके नीयत में खोट है। तो कहा कैसे मेरी नीयत में खोट है? तो कहा बिल्कुल, आप मुझे कितना देते हैं शहद? तो कहा जितना तुम मांगते हो, जितना तुम्हारा दूध होता है तो शहद देता हूँ। तो कहा बस वही मेरे पास तो तरजुई है ना, जितना आप जो शहदिया देते हो उसी से नाप के मैं दूधवा लाता हूँ। तो आप इसका मतलब है कि आप शहदिया में कांड कर रहे हैं। अगर आप शहद में कांड नहीं करेंगे तो दूध में कांड नहीं होने वाला है। इसका मतलब आप कांड कर रहे हैं, है कि नहीं? तो भाई आपने शहद में कांड किया तो दूध में अपने आप हो गया। मैं नहीं कुछ किया हूँ, जितना आप दे रहे हैं उतना, बस भाई साहब का दिमाग का और ये भैया तो फंसा दिया था सीधा। समझ रहे हैं ना? हाँ, तो ज़्यादा चालाकी मत कीजिए। तो परमाणु क्या होते हैं? बहुत छोटे होते हैं। क्या होते हैं? बहुत छोटे होते हैं। परमाणु को किस में मापा जाता है? एंगस्ट्रॉम में मापा जाता है। किस में मापा जाता है? एंगस्ट्रॉम में। आगे बात करते हैं। ये तो मैं बता ही चुका हूँ कि करोड़ों परमाणु को जब आप
एक जगह इकट्ठा करेंगे तो केवल कागज की क्या बनेगी, एक सीट बनेगी, एक साइड वाला पोर्शन बनेगा। ठीक है, आगे पूरा विश्व, पूरी दुनिया किससे मिलके बनी हुई है, परमाणु से। आप जिस मैंने बताया ना, किसी भी वस्तु को देखेंगे वो किससे मिलके बनी हुई है, परमाणु से बनी हुई। मतलब पृथ्वी का निर्माण ही किससे हुआ है, परमाणु से। कई परमाणु मिलकर पृथ्वी का निर्माण किए हैं। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं परमाणुओं के प्रतीक। किसने प्रतीक दिया, इनका पूरा नाम था सर जॉन डाल्टन। ठीक है, क्या, सर जॉन डाल्टन। ठीक है, कभी कभार पूछ देता है तो याद रख लीजिएगा कि परमाणु का प्रतीक किसने दिया, सर जॉन डाल्टन ने दिया। उसके बाद एक वैज्ञानिक आया जिनका नाम था जोस जैकोब बर्जीलियस। कहीं कहीं बकोब लिखा होता भैया है, तो ये नाम जो क्या है, ये इनके जो ये विदेशी वैज्ञानिक है, इनके अलग अलग नाम होते हैं। जोस जैकोब बर्जीलियस, कहीं कहीं लिखा होता है जोस बकोब, है ना, बर्जीलियस। तो इनके नाम पे ज़्यादा कंफ्यूजन ना लाएगा। देखिए, सबसे पहले परमाणु का प्रतीक उन्होंने बताया कि प्रतीक की जरूरत क्यों पड़ी। जैसे आपने पढ़ा वर्गीकरण, जीवों को नाम, जो द्विनाम पद्धति की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से जाना जाता था। उसी असुविधा को दूर करने के लिए तो लाया गया था। कैरोलस लिनियस ने क्या लाया था, द्विनाम पद्धति। वैसे ही तत्वों को कैसे पहचानेंगे, अभी सभी लड़के का एक जैसा नाम होता है, एक जैसे सब होते, तो कैसे बुलाया जाता किसी को, है ना। तब उन गांव वाला हाउ करीबो बोलो, करीबो बोलो, हो जो पियर का पानी लोग बगलिया में, है कि नहीं, होता है कि नहीं होता है। तो हम कोड वर्ड यूज करते हैं, वही कोड वर्ड यहाँ दिया गया है कि परमाणु के प्रतीक किस बेस पर बनाए गए, मैं ये आपको बताऊंगा। तो याद रखेंगे, तत्वों के जो परमाणु हैं, सबसे पहले उनके प्रतीक कौन लाए थे, सर जॉन डाल्टन लाए थे। बाद में कौन आए, जोस जैकोब बर्जीलियस। याद रखेंगे, कभी कभार पूछा जाता है किस आधार पे तत्वों के उनके प्रतीक बनाए गए। आप याद करते हैं, जब पीरियोडिक टेबल आप याद करते हैं, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम ना, हलीना की रब से फरियाद, बेटा मांगे कार शराबी बाप राजी, है ना। तो आप कभी कभार सोचते हैं कि बढ़िया से इसको कहीं नहीं रखा, ए रखा होता, कोनुग्नम बी रखा होता, है ना, एकदम आराम से रखा होता, ए से रखा होता, फिर बी से रखा होता, सी से तो बढ़िया से याद होता, है ना। किस बेस पे ये नाम रखे गए, क्या आधार था, वही हम पढ़ेंगे आगे, समझ रहे हैं। तत्वों के प्रतीक, कापर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, बेरिलियम। क्यों ऐसा ही नाम रखा गया। अब इंडिया वाले जो आधा पगलाएंगे, टाइटेनियम बताओ ये का नाम है ना, है कि नहीं। जैसे भाई कापर, ये का नाम है ना, हमारे यहाँ कपार होता है, कापर तो नहीं होता, है कि नहीं। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, है ना, ऐसा ऐसा नाम रखने की क्या जरूरत है, एकदम सीधा सीधा कौन नाम रखे होते, रोशन, हेमंत, है ना, एकदम सीधा सीधा नाम रखे होते। समझ रहे कि नहीं समझ रहे। लेकिन इतना कठिन नाम रखने का क्या, तो आधार क्या था, बेस क्या था, किस आधार पे नाम रखा गया। तो पहला, जहां सबसे पहले वो प्राप्त हुए थे, कहने का मतलब है कोई तत्व जहां सबसे पहले मिला था, उस जगह पे उसे किस नाम से जाना जाता है, वही उसका क्या हो गया, नाम हो गया, उसका वही क्या हो गया, प्रतीक हो गया। समझ रहे हो। जैसे देखिए दिया है ना कापर, तो कापर कहां पाया गया, सबसे पहले साइप्रस में। वहां क्या कहा जाता था उसे, जहां ये पाया गया उसे वहां साइप्रस बोला जाता था। तो साइप्रस को क्या, CU से दर्शा दिया भाई, चलो CU, पहला अक्षर दूसरा अक्षर। समझ रहे हैं। नाम जो बनाया जाता है, याद रखेंगे, कुछ लड़के कांड करते हैं, कांड क्या करते हैं, पहला अक्षर भी कैपिटल, दूसरा अक्षर भी कैपिटल। और कुछ लोग इतना होनहार होते हैं, पहला अक्षर कैपिटल, दूसरा वाले को नीचे लिख देते हैं। जब संतुलित करते हैं तो दो को अलग कर देते हैं, जैसे C अलग लिख देंगे, U अलग लिख देंगे। तो U से बताओ कौन पीरियोडिक टेबल में तत्व है भाई, है कि नहीं। सोडियम लिखते हैं तो N अलग कर देते हैं, A अलग कर देते हैं। बताओ पैदा बेचारे साथ हुए, इन लोग तलाक करवा रहे हैं, है कि नहीं। तो क्या होता है, जहां सबसे पहले वो प्राप्त हुए थे, वहां पे उसे किस नाम से बुलाया जाता है, उस बेस पे उनका नाम रखा गया। दूसरा पॉइंट, लोकल नाम से, मतलब लोकल जहां पे वो पैदा हुआ या जहां पे वो पाया गया, वहां पे लोग उसे किस नाम से जानते हैं। मतलब ये दोनों एक तरह से सेम है, ठीक है। जहां पे वो प्राप्त हुए, लोकल नाम में, लोकल भाषा में या आम बोलचाल की भाषा में उसे क्या कहते हैं। जैसे घर पे सबके एक स्पेशल नाम होते हैं, स्कूल में सबके एक स्पेशल नाम होते हैं, है ना। पापा कुछ कह के बुलाते हैं, मम्मी कुछ कह के बुलाती है, बाबा कुछ कह के बुलाते हैं, है ना। साथी संगाती कुछ औरे कह के बुलाते हैं, है कि नहीं। सब अलग अलग नाम देते हैं। तो वैसे उसके आधार पे भी यही कहा गया। आगे अंग्रेजी, कुछ ऐसे तत्व थे जिनका नाम क्या, जिनका नाम अंग्रेजी नाम से लिया गया। जैसे क्लोरीन, जिंक। क्लोरीन की स्पेलिंग भी होती है CLORIN, है ना। तो क्लोरीन तो क्या कर दिया गया, जो क्लोरीन था तो Cl उठा के रख दिया गया। चलो इसका क्या है, संकेत है। संकेत क्यों बनाया गया, क्योंकि इतना बड़ा याद करना, हाइड्रोजन याद करने से अच्छा है HYDROGEN याद करने से अच्छा है क्या याद कर ले, H। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। जैसे प्रेयर और होता है तो टीचर क्या कहते हैं, अगर कोई लड़का बदमाशी करता है
बताने से अच्छा ये क्या है, ये संकेत है ना कि निकल लो, नहीं तो कनपटी बजा दिया जाएगा। तो ये क्या है, संकेत है ना। होता कि नहीं होता है, जब बहुत लोग शोर करते थे एक लड़का के खाली करते थे बस, ये क्या है, संकेत है ना। जब तक वो बोलेगा तो हल्ला में और हल्ला हो जाएगा। होता कि नहीं होता। तो वही चीज़ होती है, जैसे कोई फंक्शन वगैरह होता है तो खाली टीचर कहते बस ऐसे करके चले जाएंगे, तुम लोग ताली धड़ाधड़ बजा देते हैं। क्यों, क्योंकि ये क्या है, संकेत है। संकेत क्या होता है, किसी चीज़ को शॉर्टकट में बताना ही है ना, बताएंगे तभी ना भाई। पूरा याद करने से अच्छा है कि शॉर्टकट में उसे याद कर लिया जाए। जैसे आप लोग हर चीज़ की शॉर्टकट ढूंढते हैं, पहले सीरीज है ना, पहले क्या बोलते थे, भौतिक विज्ञान अलग होता था, रसायन विज्ञान अलग होता था और जीव विज्ञान अलग हुआ करता था। तो जो पढ़ते तो कहते थे तीनों एक के में आ जाता तो मज़ा आ जाता, तीनों एक में हो गया। 200 पेज की बनती थी सीरीज, फिर उसके बाद कुछ लोग अगरबत्ती वाला काम किए, 150 पेज की हुई, हाँ 150 पेज की हुई सीरीज, फिर कितने की हुई 50। अब का है 2 पन्ना 3 पन्ना की रहती है ना, तो कुल याद कर डालता। बेटा कितना शॉर्टकट तुमको दिया जाए, समझ रहे हैं, वही वाली चीज़ यहाँ पे आती है। ठीक है, तो क्या हुआ, अंग्रेजी नाम से कुछ को लिया गया और कुछ को जर्मन भाषा में। कुछ ऐसे नाम होते हैं जो इंडिया की भाषा से है ही नहीं, जो अंग्रेजी में है ही नहीं, जो लोकल से नहीं लिया गया। मतलब ना उन्हें उस लोकल नाम में उस नाम से बुलाया जाता है, ना अंग्रेजी नाम में, बल्कि उन्हें किस भाषा में, उन्हें जर्मन की भाषा में किस नाम से बुलाया जाता है, ग्रीक भाषा में किस नाम से। जैसे लोहा है ना, फेरस, उसे वहाँ क्या बोला जाता है, आयरन है ना। लोहा हमारे यहाँ लोहा, उनके यहाँ आयरन या फेरस बोला जाता है। सोडियम है ना, हमारे यहाँ क्या बोला जाता है भाई, हमारे यहाँ भी सोडियम, क्योंकि हम इसको सोडियम नाम से जानते हैं, ज़्यादा लोकल भाषा में इसका यूज नहीं करते। पोटेशियम, इसे क्यों, क्योंकि ये किस भाषा में लिए गए हैं, ये जर्मन और ग्रीक भाषा में लिए गए। मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि तत्वों के प्रतीक जो किस बेस पे बनाए गए, किस आधार पे उन्हें इस नाम से, क्यों ऑक्सीजन को ओ से क्यों बताया जाता है, क्योंकि क्या है, वो उसके लोकल भाषा में लिया गया होगा, या हो सकता है वो क्या है, सबसे पहले जहाँ प्राप्त हुआ वहाँ से लिया गया होगा, या तो वो अंग्रेजी से लिया गया होगा, ऑक्सीजन लग रहा है ना, OX है ना। तो ये क्या है, ये किसी भी इन चारों में से किसी भी अक्षर के या किसी भी रूल के हिसाब से लिया गया हो सकता है भाई। जहां उस तत्व को प्राप्त किया गया उसे लोकल भाषा में वही कहते होंगे, उस नाम से हो सकता है। दूसरा अंग्रेजी नाम से हो सकता है। तीसरा जर्मन में हो सकता है, उसे उस नाम से जाना जाता हो, या तो उसे ग्रीक भाषा में उस नाम से जाना जाता हो। इस आधार पर भी उसके प्रतीक बनाए गए। समझ गए ना यहाँ तक। आगे पहला अक्षर हमेशा कैपिटल लेटर हो, जैसे आपने पढ़ा था द्विनाम पद्धति में पहला अक्षर कैपिटल और दूसरा क्या होता था, स्मॉल। मतलब वंश का नाम जो होगा वो कैसा होगा, हमेशा कैपिटल लेटर में होगा। जाति का नाम स्मॉल लेटर में। वैसे ही पहला अक्षर कैपिटल होता है और दूसरा क्या होता है, स्मॉल होता है। और हालांकि याद रखेंगे, ऐसा नहीं कि पहला कैपिटल कर दिया दूसरा स्मॉल तो ये दो तत्व हो गए, नहीं, दोनों एक ही तत्व के हैं। जब पहला कैपिटल, जैसे सोडियम मैंने बताया ना, जैसे देखिए कहाँ सोडियम लिखा था ये पे, सोडियम पहला कैपिटल दूसरा स्मॉल, तो ये दोनों एक तत्व है। ऐसा नहीं कि ये नाइट्रोजन बना देना, इसको कोनो नया तत्व बना के लिख देना। अपने आप कुछ लोग तत्व बनाते भी हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गई ना बातें। तो तत्वों के प्रतीक, परमाणु के बारे में कोई दिक्कत नहीं ना किसी को। आगे बात करते हैं IPSC नेम के आधार पे। IPSC नेम क्या होता है, ठीक है, इंटरनेशनल यूनिट ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। समझ रहे हो, ये क्या है, ये एक संस्था है। जैसे आप जाएंगे, आप किसी तत्व की खोज करके जाएंगे, चाचा हम ये कुछ खोजे हैं, है ना, या सर हम ये कुछ खोजे हैं, तो आप कहेंगे इसका नाम मैं क्या रखा हूँ, इसका नाम रखा हूँ तुलसीदास खान, या कुछ भी आप लेके जाओ, इसका नाम जो कुछ भी आप लिख के लेके जाएंगे, तो IPSC कहेगा नहीं इसका नाम ये होगा। तो किसी तत्व के नाम को मान्यता कौन देता है, IPSC। जैसे FSI होता है ना, जो फूड की जांच करता है, खाने की जांच करता है। आप कभी भी कोई प्रोडक्ट खाने वाला लीजिए, बिस्किट लीजिए, कुछ भी लीजिए, उसके पीछे लिखा होगा FSI। कभी खाते हो तो कुछ देखा करो, ठीक है। वो क्या करता है, उस संस्था का क्या काम है कि हमारे मार्केट में कौन सा प्रोडक्ट बेचा जा रहा है और ये प्रोडक्ट खाने के लायक है कि नहीं। जब FSI जो आपकी मैगी वगैरह होती है, जो नूडल्स होती है, उसकी जांच जब तक FSI नहीं करेगी, अगर वो कहेगी कि हाँ ये खाने लायक है, तब आप मार्केट में बेच सकते हैं। वैसे रसायन विज्ञान में IPSC जो होता है, ये एक संस्था है। इसमें बहुत से रसायनज्ञ होते हैं, वो लोग बताते हैं कि ये नाम सही है या नहीं है। मतलब जब कॉपर का नाम कॉपर रखा गया होगा, तो IPSC जो प्रणाली थी, यहाँ पे जो लोग रह रहे होंगे, जो रसायनज्ञ थे, उन्होंने कहा होगा कि हाँ ये नाम सही है, तब जाके उस नाम को मान्यता दी गई कि हाँ पूरी दुनिया में अब कॉपर को कॉपर के नाम से जाना जाएगा, ऑक्सीजन को ऑक्सीजन के नाम से जाना जाएगा, नाइट्रोजन को नाइट्रोजन। अगर वहीं पे ये रिजेक्ट कर देते हो, कहते नहीं कॉपर का नाम कॉपर नहीं होगा, कॉपर का नाम नाइट्रोजन होगा, नाइट्रोजन का नाम कॉपर होगा, तो नाइट्रोजन को हम कॉपर के नाम से जानते, कॉपर को नाइट्रोजन के नाम से जानते, तो उसको मान्यता कौन देता है, IPSC। ठीक है,
समझ गए। आगे बात करते हैं परमाणु द्रव्यमान की, ठीक है। हालांकि जब ये परमाणु द्रव्यमान तो बाद में पढ़ाना चाहिए था, लेकिन पढ़ा इसलिए दे रहा हूं क्योंकि आगे चल के ये थोड़ा सा काम आने वाला है। परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान मतलब किसी तत्व में जितने परमाणु पाए जाते हैं वही उसका परमाणु द्रव्यमान होता है। हालांकि पढ़ेंगे थोड़ा सा। डाल्टन के अनुसार, डाल्टन ने क्या कहा था कि प्रत्येक तत्व का एक अविलक्षणित परमाणु द्रव्यमान होता है। जितने भी तत्व हैं, बस 2 मिनट छोड़ो, है ना। कहने का मतलब है प्रत्येक तत्व का एक अविलक्षणिक, हर तत्व जो होता है उसका अपना अपना क्या होता है, परमाणु होता है। ऐसा नहीं कि जैसे सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है 11, इसका मतलब उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, कितने प्रोटॉन होंगे, 11 इलेक्ट्रॉन होगा, 11 प्रोटॉन होगा। पिछले वीडियो में मैंने आपको ये पढ़ाया था। तो हर तत्व का अपना क्या होता है, एक अविलक्षणिक, उसका परमाणु क्रमांक अलग अलग होता है। हर तत्व का अपना अपना परमाणु भार होता है या परमाणु द्रव्यमान होता है। द्रव्यमान भार से ही है, ठीक है। आगे बात करते हैं। जोस जैकोब बर्जीलियस ने क्या कहा था कि परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए रासायनिक संयोग के नियमों के उपयोग व उत्पन्न यौगिकों के सापेक्ष द्रव्यमानों को ज्ञात किया गया। कहने का मतलब है किसी तत्व का अगर हमें, जैसा ये देखिए दिया है एक उदाहरण, किसी तत्व का अगर हमें परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करना है तो हम देखेंगे कि वो 2 तत्व मिलकर क्या बना रहे हैं, उसके सापेक्ष, मतलब उसमें कितना परमाणु, मान ले तो एकदम उदाहरण समझो। ये यहाँ देखो, उदाहरण समझेंगे तो समझ में आ गया। कॉपर, कार्बन मोनोऑक्साइड, मैंने आपको बताया था किसी वस्तु को पूरा जलाएंगे तो क्या बनेगी, किसी वस्तु को पूरा जलाएंगे तो क्या बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड। किसी वस्तु को कम जलाएंगे, आधा जलाएंगे तो क्या बनेगी, कार्बन मोनोऑक्साइड। समझ गए कि नहीं। ये बताया है आपको मैंने कि किसी वस्तु को जब आप पूरा जला देते हैं तो क्या बन जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, और जब उसे थोड़ा सा जलाएंगे तो कौन सी गैस बनेगी, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो बात हम कर रहे हैं उदाहरण कि जोस जैकोब बर्जीलियस ने क्या कहा था कि परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ता है, रासायनिक संयोजन के नियमों के उपयोग व उत्पन्न यौगिकों के सापेक्ष द्रव्यमानों को ज्ञात किया गया। कहने का मतलब है कार्बन मोनोऑक्साइड में क्या है, कार्बन और ऑक्सीजन मिलके क्या बना दिए, कार्बन मोनोऑक्साइड। अब याद रखेंगे कि भाई इस कितना, जैसे मान लेते हैं कितना ग्राम कार्बन कितना ग्राम ऑक्सीजन मिलेगा तो कितना, है ना, कितना क्या बनेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा। तो इसे ज्ञात करने का सबसे आसान तरीका है कि कितना कितना, एक अगर ये ज्ञात कर लेंगे तो ये ज्ञात हो गया। अगर मान लेंगे ये दे दिया कि 7 ग्राम कार्बन मोनोऑक्साइड है तो आपको तुरंत याद आएगा कि भाई 3 ग्राम क्या थी, कार्बन थी, और 4 ग्राम ऑक्सीजन थी। किसी दोनों में से किसी एक को ज्ञात कर लेंगे तो दूसरा अपने आप निकल गया। निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा। अरे भाई चलो, कोई आदमी था, उसके पास 2 लड़के थे, उसके पास 5 रुपए हैं, बताइए पहले लड़के को कितना रुपया मिलेगा, नहीं निकाल देंगे, 2.5 इसको मिलेगा, 2.5 उसको मिलेगा। अब इधर से अगर दे दिया गया एक लड़के को 2.5 रुपया मिला, उसके पास 2 लड़के, तो बताइए वो कितने रुपए बांटेगा, नहीं निकाल देंगे, 2.5 5 2 लड़के हैं। तो वही चीज है, सापेक्ष, दोनों में से कोई एक ज्ञात करेंगे दूसरा अपने आप ज्ञात हो गया। यहां लिखा क्या है, कार्बन अपने 4/3। जब कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करेंगे तो कार्बन अपने 4/3 गुणा अधिक, मतलब कार्बन अपने से 4/3 गुना ज्यादा किसके साथ, द्रव्यमान वाले, मतलब ज्यादा भार वाले ऑक्सीजन के साथ क्या करता है, साथ संयुक्त होता है। कब, कार्बन मोनोऑक्साइड में जो कार्बन होता है अपने से 4/3, मतलब समझो एकदम गांव में समझा रहा हूं, कोई कार्बन है जिसकी शादी हो रही, लड़की कितनी बड़ी है, 4/3 साल उससे बड़ी है, उसके साथ वो क्या कर रहा है, शादी कर रहा है। समझ गए, ये आ गया होगा, हाँ बहुत तेज आ जाएगा। वैसे ही जब कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है तो कार्बन अपने से 4/3 गुना अधिक द्रव्यमान वाले कौन, ऑक्सीजन के साथ क्या होता है, संयुक्त होता है। कब, जब वो कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है तब। समझ गए कि कार्बन अपने से 4/3 गुना अधिक द्रव्यमान वाले ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होता है। समझ गए ना। आगे हम पढ़ेंगे रासायनिक संयोग के नियम, जो 5 नियम है, ये सबसे जरूरी है। ये कक्षा 11 कक्षा 9 वालों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। चलिए बेस्ट ऑफ लक, मेहनत से पढ़िए।